हेलो फ्रेंड, माय एडोरेबल एक्स वाइफी में आपका स्वागत है। अब तक आपने पढ़ा उनकी बात राघव जी को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और वह बोलते हैं, लेकिन हो सकता है कि इतने सालों में उन्होंने किसी से शादी कर ली हो या फिर किसी और से प्यार करती हो। यह बात सुनकर हुकुम साहब भी सोच में पड़ जाते हैं। अब आगे हुकुम शाह को किसी सोच में डूबा देखकर सीमा जी तुरंत बोलती हैं, अगर राजकुमारी को किसी और से प्यार करती होगी तो उन्हें उस इंसान को भूलना होगा, और अगर वह किसी से भी शादी कर भी लेती हैं तो भी उन्हें उस इंसान को तलाक देना होगा, क्योंकि उनके बाबा शाह यानी कि हुकुम शाह ने पहले से ही उनकी शादी हमारे बेटे अहम से फिक्स करी है, और हुकुम शाह अपने वादे से कभी पीछे नहीं होते हैं, क्योंकि ठीक कहा ना मैंने हुकुम शाह। उनकी बात सुनकर सब लोग सवालिया नज़रों से हुकुम शाह की तरफ देखने लगते हैं, तो वह बोलते हैं, वादा हमने आपसे किया था सीमा, ना कि हमारी बेटी ने। हम उनसे कहेंगे कि वह अहम से शादी कर ले, पर अगर उन्होंने इसे मना कर दिया तो हम उन्हें कभी भी फोर्स नहीं करेंगे, क्योंकि अब हम उनकी नफरत और बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ तक हम जानते हैं, अहम आप समझ रहे होंगे कि हम क्या कहना चाहते हैं। उनकी बात सुनकर अहम गुस्से से अपनी मुठियाँ कस लेता है। वही रेखा जी और राघव जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। हुकुम शाह अपने कमरे में चले जाते हैं। अहम भी गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला जाता है और सारा सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। भैरव और सीमा उसे रोकते हुए बोलते हैं, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे, हमारी बरसों की मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर सकता, फिर चाहे इसके लिए हमें इन सबको रास्ते से ही क्यों ना हटाना पड़े। उनकी बात सुनकर अहम भी पागलों की तरह हंसते हुए बोलता है, सही कहा मासा आपने, यह बुड्ढा अपने आप को समझता क्या है? क्या मैं इसका नौकर हूँ जो इसकी हर बात को सर झुकाकर सुन लूँगा? इतने सालों से इस कंपनी को मैंने संभाला है, वह वहाँ के वर्कर्स इससे ज़्यादा मेरे वफादार हैं भैरव जी, लेकिन आप बस एक कंपनी संभाल रहे हैं अहम, बाकी सारी प्रॉपर्टी तो उस लड़की के नाम पर है। वह हुकुम शाह की वसीयत के हिसाब से वह सब उसी को मिलेगा जिससे राजकुमारी शादी करेगी। अहम, बस एक बार वह मुझे मिल जाए, उसके बाद तो उसे मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। आखिर हमारा सबसे बड़ा हथियार और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी हमारे हाथ में जो है। उसकी बात सुनकर सीमा और भैरव दोनों ही मुस्कुराने लगते हैं। वहीं गेट के बाहर खड़े राघव जी उनकी बातें सुन लेते हैं और खुद से बोलते हैं, इन लोगों ने तो बहुत लंबी प्लानिंग कर रखी है, लेकिन यह लोग किस कमजोरी की बात कर रहे हैं? ऐसा क्या है जो हमसे छुपा हुआ है? मुझे इन लोगों पर नज़र रखनी होगी। वह इनसे पहले राजकुमारी को भी ढूंढना होगा। जब भैरव और सीमा रूम में आए थे तो वह सही से दरवाज़ा बंद करना भूल गए थे। वह अपने रूम में जाते हैं और रेखा जी को सब कुछ बता देते हैं। रेखा जी, यह लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हुकुम शाह इन पर इतना भरोसा करते हैं और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं है, क्योंकि वह लोग हमसे हमेशा 2 कदम आगे ही रहते हैं। राघव जी, सीमा जी की शादी पहले हुकुम शाह से
होने वाली थी, लेकिन वह जैस्मिन जीजी से बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने सीमा जी को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर सीमा जी ने जैस्मिन जी को मारने की कोशिश की, लेकिन हुकुम शाह ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। वह उन्हें पुलिस में देने वाले थे, लेकिन अपनी दोस्ती की वजह से उन्होंने उन्हें एक और मौका दिया। कुछ सालों के बाद जब सीमा जी वापस आई तो वह सुधर चुकी थी, लेकिन हमें कभी उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और एक बार उन्होंने हुकुम शाह की जान बचाई थी, इसलिए हुकुम शाह उन पर भरोसा करते हैं। रेखा जी और उनके हवेली में आने के बाद ही हमारे बुरे दिन शुरू हुए। हमें तो लगता है कि जैस्मिन जीजी के साथ जो कुछ हुआ वह सब भैरव और सीमा की मिली भगत थी, और अब उनका बेटा भी उनके काले कारनामों में इनका साथ दे रहा है। राघव जी हाँ में सिर हिला देते हैं। निकिता की माँ के साथ क्या हुआ था, यह बात आप लोगों को आगे पता चलेगी। हुकुम शाह अपने रूम में लगे एक बड़ी सी फोटो फ्रेम को देख रहे थे, जिसमें वह और निकिता की माँ थी। हुकुम शाह जैस्मिन जी के फोटो पर हाथ फिराते हुए बोलते हैं, हमारी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। काश हमने उस वक्त आपको समझा होता तो आज हमारा पूरा परिवार हमारे साथ में होता, लेकिन अब हम अपने बच्चों के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। वह जिससे चाहे उससे शादी कर सकते हैं। हम उन्हें कभी किसी चीज़ के लिए मजबूर नहीं करेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें अपना वादा ही क्यों ना तोड़ना पड़े। निकिता का घर। आदित्य आराम से काउच पर बैठा हुआ था और वहीं निकिता सामने बैठी उसे घूर रही थी। निकिता गुस्से से, अब तो तुम अपनी कॉफ़ी भी पी चुके हो ना, तो जाओ यहाँ से। आदित्य, तुम्हें इतनी भी जल्दी क्या है मुझे यहाँ से भगाने की? मैं कौन सा तुम्हारा घर लूट रहा हूँ? निकिता, लुटेरे भी तुमसे शरीफ होते हैं, कम से कम वह अपना काम करके निकल जाते हैं, तुम्हारी तरह किसी के घर में डेरा तो नहीं डालते। उसकी बात सुनकर आदित्य मुंह बना लेता है। तभी उसके फ़ोन पर किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके फेस के एक्सप्रेशन एकदम सीरियस हो जाते हैं। वह काउच से उठता है और वह निकिता के पास जाकर बोलता है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन बाद में ज़रूर आऊँगा। निकिता, कोई ज़रूरत नहीं है, आप जल्दी से निकलो यहाँ से। आदित्य वहाँ से निकल जाता है और कुछ ही देर में उसकी कार डार्क हाउस के सामने थी, जिसके गेट पर ही उसे नील और सूर्य मिल जाते हैं। सूर्य आदित्य से, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? आदित्य, जल्द ही पता चल जाएगा। इतना बोलकर वह विला के अंदर चला जाता है। उनके पीछे नील और सूर्य भी चले जाते हैं। वह देखता है हॉल में एक आदमी जमीन पर पड़ा हुआ है, जिसकी हालत देखने में बहुत खराब लग रही थी। वह तीनों जाकर काउच पर बैठ जाते हैं और सूर्य बोलता है, अब बताओ तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है और यह आदमी कौन है? आदित्य तिरछी मुस्कान के साथ अपने सामने खड़े आदमी को कुछ इशारा करता है। वह आदमी हॉल में पड़े आदमी को सीधा कर देता है। उसका चेहरा देखकर सूर्य हैरान हो जाता है और बोलता है, डैड। आदित्य, क्या हुआ?
तुम्हारे अंदर का आदर्श बेटा जाग गया क्या? उसकी बात पर सूर्य मिस्टर खन्ना से अपनी नज़र हटा लेता है। आदित्य सामने खड़े आदमी से पूछता है, जॉन, क्या इसने अपना मुंह खोला? जॉन बोला, यह तो हमारी जरा सी बीमार नहीं झेल पाया और बेहोश हो गया। आदित्य बहुत आराम कर लिया इसने, अब इसे होश में लाओ। उसकी बात सुनकर जॉन पानी का जग उठाकर उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे मिस्टर खन्ना की आंखें फड़फड़ाने लगती हैं। उन्हें अपने शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। वह खुद को संभाल कर उठकर बैठते हैं, तभी उनकी नज़र काउच पर बैठे आदित्य व सूर्य पर पड़ती है, जिन्हें देखकर वह शौक हो जाते हैं। आदित्य, तो कैसे हैं आप मिस्टर खन्ना? कहिए, आपकी खातिरदारी में कोई कमी तो नहीं रह गई? मिस्टर खन्ना आदित्य के पैर पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोलते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर मेहरा, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। आदित्य, ठीक है, मैं जाने दूंगा, लेकिन पहले यह बताओ कि वह कौन है जो तुम्हारे कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है? मिस्टर खन्ना, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर मेहरा? मैं समझा नहीं। नील, आप इतने भी नादान नहीं हैं मिस्टर खन्ना। आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप बॉस के खिलाफ अकेले इतनी प्लानिंग कर सके। सूर्य, क्या आप किसी के लिए काम करते हैं मिस्टर खन्ना? यह झूठ बोल रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। सूर्य, माना कि मैं तुमसे झूठ बोला, लेकिन यह तो सच है ना कि तुम मेरे बेटे हो। क्या तुम अपने बाप को ऐसे मारने दोगे? सूर्य, यह बात आपको तब नहीं याद आई जब आपने मुझ पर गोली चलाई थी। आदित्य गुस्से से, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो खन्ना, और बताओ कि वह कौन है जो मुझे बर्बाद करना चाहता है। उसके गुस्से में देखकर मिस्टर खन्ना और भी डर जाते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते थे कि आदित्य कितना शॉर्ट टेम्परेड है। तो क्या करने वाला है आदित्य मिस्टर खन्ना के साथ, और क्या अहम और सीमा अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे? जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। धन्यवाद।